इस देश में नीची जात में पैदा होना एक गुनाह है और नीची जात में एक लड़की बन के पैदा होना उससे भी बड़ा गुनाह है। ये कहना था बैंडिट क्वीन के नाम से मशहूर फूलन देवी का। जरा सोचिए, एक मासूम सी 10-11 साल की लड़की जिसके साथ बचपन से ही तरह तरह के शोषण और अत्याचार होने जो शुरू होते हैं वो कभी रुकने का नाम ही नहीं लेते, और उम्र के बढ़ते बढ़ते ये शोषण इस हद तक बढ़ जाते हैं कि फिर उस लड़की के अंदर का ज्वाला कुछ इस कदर फूटता है कि वो आम सी लड़की एक खूंखार डाकू बन जाती है। और फिर वो अपने साथ हुए अत्याचारों का कुछ ऐसे बदला लेती है कि पूरा देश हिल जाता है और खुद देश के मुख्यमंत्री उससे बात करते हैं और उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहते हैं और उसकी सारी शर्तें भी मान लेते हैं। फूलन देवी के साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसे सुन किसी का भी दिल बैठ जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि फूलन देवी की सच्ची दास्तां है। एक लड़की जिसका जन्म 10 अगस्त 1963 को उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव घोरा का पूर्व में हुआ था। इस वक्त में ऊंच नीच, धर्म, जाति और छुआछूत को बहुत माना जाता था और इसका प्रभाव छोटे छोटे गांव और कस्बों में बहुत दिखता था। अब ऐसी ही स्थिति थी इस गांव की भी, जहां इस लड़की ने जन्म लिया और इस लड़की के जन्म के साथ ही उसके पिता ने अपना सर फोड़ लिया, क्योंकि उन्हें एक लड़के की उम्मीद थी। जिसके बाद इस लड़की का नाम फूलन रखा गया। मगर दुर्भाग्य से फूलन का जन्म मल्लाह जाति में हुआ। मल्लाह मछुआरों को कहा जाता था, जिन्हें छोटी जात का माना जाता था। फूलन का परिवार इतना गरीब था कि कई बार तो उनके पास 2 वक्त के खाने के भी पैसे नहीं होते थे। अब छोटी जात के लोगों को कोई अच्छा काम तो करने नहीं दिया जाता था, इसीलिए उनका परिवार गाय के गोबर से बने कंडे बनाकर बेचा करता था। कुछ ऐसे परिवेश में ही फूलन बड़ी हुई। हालांकि फूलन के पिता के पास कुछ बीघा जमीन भी थी, मगर फूलन के खुद के चाचा ने ही फर्जीवाड़ा करके और गांव के सरपंचों और ठाकुरों को घूस खिलाकर उस जमीन का नामांकन बदलवा दिया और फर्जी तरीके से ये जमीन अपने नाम करवा ली। फूलन थी छोटी, मगर बचपन से ही वो अन्याय के खिलाफ थी। फूलन ने वो जमीन नहीं छोड़ी, क्योंकि वो जमीन उसके पिता की थी और जमीन पर ही वो धरने पर बैठ गई। और बहुत कोशिशों के बाद भी जब वो नहीं हटी तो उसे जबरदस्ती हटाने का प्रयास करा गया, तो उसने एक पत्थर फेंक के चाचा के मुंह पर मार दिया, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गए। तो चाचा ने इस बात की शिकायत गांव के ठाकुरों से कर दी। ये सुनते ही कुछ ठाकुर आग बबूला हो गए, क्योंकि एक तो नीची जात और ऊपर से एक लड़की होकर वो इतनी हिम्मत कर रही थी। लिहाजा गांव के ठाकुरों और सरपंच ने फूलन के माता पिता पर दबाव बनाया कि वो उसका ब्याह कर दें, नहीं तो वो लड़की उनकी इज्जत डुबा देगी। अब इस बात की खबर पास के गांव के पुत्तीलाल नाम के आदमी को चली, तो वो तुरंत ही फूलन से विवाह करने का प्रस्ताव लेकर उनके घर पहुंच गया और उसने एक साइकिल, एक गाय और कुछ रुपए भी फूलन के पिता को दिए, जिसके बदले में उन्होंने फूलन को एक ऐसे आदमी को ब्याह दिया जिसकी उम्र फूलन से 3 गुना ज्यादा थी। फूलन इस वक्त मात्र 11 साल की थी, तो वहीं पुत्तीलाल लगभग 35 से 40 साल का था और पहले से शादीशुदा भी था। जिसके बाद फूलन से शादी करके उसने फूलन को एक काम वाली बना दिया, जिससे वो रात दिन काम करवाते और रात में उसका पति उसके साथ गलत काम करता। खिलौनों से खेलने की उम्र में फूलन वो सब सीख रही थी जिसको सीखने की ना तो उसकी उम्र थी और ना जरूरत। इस सब के बाद भी अगर फूलन जरा भी ऑफ कर दे या किसी बात का जवाब दे दे तो उसका पति उसे खूब मारा पीटा करता। लेकिन ये सब ज्यादा समय तक नहीं चला और एक दिन फूलन वहां से भाग निकली और अपने घर वापस आ गई। जिसके बाद उसके गांव के लोगों ने फूलन के माता पिता को खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके गांव में शादी होने के बाद पति का घर छोड़ना बहुत गलत नजरिए से देखा जाता था। जिसके बाद जब फूलन करीब 16 साल की हुई, तब गांव के सरपंच के लड़के ने उसे अकेले में पकड़ लिया और उससे जोर जबरदस्ती करने लगा। मगर फूलन नहीं मानी और उसने उस लड़के को एक थप्पड़ जड़ दिया और वहां से भाग गई। लेकिन वो लड़का गांव के सरपंच का लड़का था। उसने फूलन पर ही गलत इल्जाम लगा दिए और पंचायत ने फूलन को बदचलन ठुकराकर गांव से बाहर निकाल दिया। तब फूलन को उसके एक रिश्तेदार के घर भेज दिया गया, मगर वहां भी वो ज्यादा समय तक नहीं रह सकी और भागकर वापस अपने गांव आ गई और अपने ही घर में रहने लगी। लेकिन जल्द ही गांव में सबको पता चल गया कि फूलन को गांव से निकालने के बावजूद भी वो वापस गांव में आ गई है, तो उसकी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई और फिर उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और करीब 1 महीने तक उसे थाने में ही रखा गया। फूलन के अनुसार उसने बताया कि थाने में उसके साथ बहुत शोषण हुआ और कई पुलिस अफसरों ने भी उसका फायदा उठाया था। इसी वजह से उसे पूरे 1 महीने तक थाने में रखा गया था, मगर उसके बाद उसे छोड़ दिया गया, क्योंकि उसको बिना किसी जुर्म के वो इससे ज्यादा थाने में नहीं रख सकते थे। जिसके बाद वो वापस अपने गांव आ गई, क्योंकि इसके अलावा वो जाती तो जाती कहां, मगर वो गांव वालों को खटक रही थी। लिहाजा सरपंच ने उसे गांव से हटाने के लिए गुज्जर नामक एक डाकू को कुछ पैसे दिए
और फिर बंदूक की नोक पर वो डाकू फूलन को उसके घर से जबरदस्ती उठा ले गया। और उसने भी फूलन के साथ कई दिनों तक गलत काम किया। लेकिन उन डाकुओं में से ही एक डाकू, जिसका नाम विक्रम मल्लाह था, वो फूलन की जात का ही था। इसीलिए वो फूलन के साथ हो रहे अत्याचार से नाखुश था और फूलन को गुज्जर से बचाने के लिए उसने एक दिन गुज्जर को ही जान से मार दिया। और फिर वो खुद सभी डाकुओं का सरदार बन गया, जिसके बाद उसने फूलन को बहुत इज्जत दी और उसे सम्मान से रखा। उसने उसे बंदूक चलाना भी सिखाया, लड़ाई के गुर सिखाए, और उसी ने फूलन को उसके साथ हुए अन्याय के खिलाफ लड़ने की हिम्मत भी दी। फूलन के साथ ऐसा पहली बार हुआ था। इतना सम्मान और इतनी इज्जत उसे पहली दफा किसी ने दी थी, और यही कारण रहा कि फूलन विक्रम के प्यार में पड़ गई। जिसके बाद विक्रम ने फूलन पर अत्याचार करने वाले उसके पहले पति पुत्तीलाल को भी अगवा कर लिया, और फिर फूलन ने पुत्तीलाल को बहुत मारा था और अपना बदला पूरा किया था। हालांकि उन्होंने उसके बाद उसे छोड़ दिया था। इसके बाद उन्होंने मिलकर कई लूटपाट और डकैती भी करी। वो पुलिस की ड्रेस पहने रहते और गाड़ियों को रुकवा कर तो कहीं ट्रेनों में तो कहीं आसपास के गांव में वो दिन दहाड़े लूट करते। लेकिन फूलन और विक्रम इस लूट का एक हिस्सा गरीबों में भी बांट दिया करते थे, जिस वजह से लोग उन्हें रॉबिन हुड तक कहने लगे थे, जो अमीरों से लूट कर गरीबों में पैसा बांट देते थे। लेकिन उसके बाद दो भाई ठाकुर श्रीराम और लल्लन सिंह, जो काफी समय से जेल में कैद थे, वो रिहा हो गए। ये दोनों बड़े डकैत थे, और विक्रम जिस डाकुओं की टोली का सरदार था, ये टोली पहले इन्हीं दोनों भाइयों की हुआ करती थी। मगर दोनों भाइयों के जेल जाने के कारण इस टोली को गुज्जर संभालने लगा, और फिर गुज्जर को मारकर इसे विक्रम चलाने लगा था। मगर फिर रिहा होकर ये दोनों वापस आ गए, और वापस आते ही दोनों ने विक्रम को जान से मार दिया और अपनी टोली के वापस सरदार बन गए, और फूलन को उन्होंने बंदी बना लिया। जिसके बाद वो फूलन को बेहमई नामक उनके गांव ले गए, जहां उसे एक कमरे में कैद कर दिया गया, और करीब 21 दिनों तक उसे यहां कैद में रखा गया, जहां श्रीराम और लल्लन सिंह के अलावा भी ना जाने गांव के कितने ठाकुरों ने उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया, और फिर उसके सारे कपड़े फाड़कर उसे उनके पूरे गांव का चक्कर तक लगवाया गया। जिसके बाद फूलन को गांव के बाहर फेंक दिया गया। इस हादसे के बाद फूलन इस कदर टूट गई थी कि उसके सामने दो रास्ते थे, या तो वो अपनी जान दे दे या फिर अपने साथ हुए अत्याचार का बदला ले, और फूलन ने दूसरा रास्ता चुना। और उसके बाद उसने विक्रम के एक दोस्त के साथ मिलकर अपनी खुद की एक डाकुओं की टोली बनाई, और 2 साल बाद एक दिन उसे खबर मिली कि श्रीराम और लल्लन सिंह, यानी वही दो ठाकुर भाई जिन्होंने 21 दिनों तक फूलन के साथ अत्याचार करा था, वो अपने गांव किसी शादी में शरीक होने आ रहे थे। और फिर मौका पाकर फूलन ने उसकी टोली के साथ पूरे बेहमई गांव पर हमला बोल दिया, और पूरे गांव में उन्होंने श्रीराम और लल्लन सिंह को ढूंढा, लेकिन वो दोनों भाई वहां से किसी तरह भाग निकले थे। तब फूलन ने इसी गांव में सरपंच सहित करीब 22 ठाकुरों को एक लाइन में खड़ा किया और सबको गोलियों से भून दिया गया। ये सभी वो ठाकुर थे जिन्होंने 21 दिनों तक श्रीराम और लल्लन के साथ फूलन का शोषण किया था या तमाशा देखा था। जब उसे गांव में कपड़ों बिना घुमाया गया था, तब किसी ने भी इसके खिलाफ आवाज तक नहीं उठाई, जिसका बदला फूलन ने कुछ इस प्रकार से लिया, जिसके बाद से फूलन बैंडिट क्वीन बन गई। लेकिन 22 लोगों को एक साथ जान से मार देना एक बहुत बड़ा कांड था जो फूलन ने करा था, जिस कारण फूलन एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन गई थी, और उसको पकड़ पाना काफी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि फूलन मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थित चंबल के जंगलों में घूमती रहती थी। पहले ही काफी खून खराबा हो चुका था, और उस वक्त में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह थे, जो अब बिना खून खराबे के फूलन को पकड़ना चाहते थे। अर्जुन सिंह जी ये बात जानते थे कि फूलन के साथ काफी कुछ गलत हुआ है, लिहाजा उन्होंने अपनी तरफ से फूलन को आत्मसमर्पण करने का एक संदेशा भिजवाया। तब फूलन आत्मसमर्पण करने को राजी हो गई, लेकिन फूलन ने आत्मसमर्पण के बदले कुछ शर्तें रखी, जैसे उसके छोटे भाई को सरकारी नौकरी दी जाए, उसके पिता की जमीन जिसे उसके चाचा ने हड़प लिया था वो उन्हें वापस दिलवाई जाए। साथ ही आत्मसमर्पण करने के बाद उसे और उसके साथियों में से किसी को भी फांसी की सजा ना दी जाए, और 8 साल से ज्यादा की किसी को भी सजा ना दी जाए। साथ ही उन्हें हथकड़ी ना लगाई जाए और उन्हें मध्य प्रदेश की जेल में ही रखा जाए। फूलन की ये सारी शर्तें बहुत मामूली थीं, लिहाजा उसकी शर्तें मान ली गई, और फिर 13 फरवरी 1983 के दिन फूलन ने जब समर्पण किया, तब वहां हजारों की संख्या में उसके चाहने वाले लोग मौजूद थे। वहां मौजूद सभी लोग निचले वर्ग से थे, और वो सब फूलन की अफजाई करने वहां आए थे। हालांकि उसके बाद फूलन को करीब 11 साल की सजा के बाद कहीं जाके साल 1994 में रिहाई मिली, जिसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली, और भारी मतों से वो इलेक्शन जीत एक सांसद बन गई। उसके बाद उनके कई इंटरव्यूज भी हुए, और उन पर बैंडिट क्वीन नाम की फिल्म भी बनी,
मगर 25 जुलाई 2001 को उनके घर के बाहर जैसे ही उनकी गाड़ी निकली तो एक अनजान शख्स ने उन पर गोली चला दी, जहां मौके पर ही फूलन देवी खत्म हो गई। जिस शख्स ने फूलन पर गोली चलाई थी उसने खुद ही उसके बाद थाने में जाकर आत्मसमर्पण कर दिया था। इस शख्स का नाम शेर सिंह राणा था और उसने फूलन को मारने की वजह बेहमई गांव में मारे 22 लोगों का बदला बताया था। हालांकि कई गोलियां खाने के बाद भी उन 22 में से एक ठाकुर किसी तरह से बच गया था, इसीलिए बेहमई कांड में 21 लोगों की मौत को ही गिना जाता है। मगर फूलन को बैंडिट क्वीन बनाने में किसका सबसे बड़ा योगदान रहा? करप्ट सिस्टम का, इस समाज का, उसके माता पिता का, ठाकुरों का, डाकुओं का, या फिर खुद फूलन का? कमेंट्स में जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।